जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। देश के सबसे प्रतापी अगर राजा की बात करें, लोक कल्याणी राजा सम्राट अशोक की बात करें तो उनकी बेटी का नाम भी संघमित्रा था। आपका भी नाम संघमित्रा है, आप भी मौर्य वंश से आती हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की कल्याणकारी लोक जनसेवा की भावना पहले के शासकों में हुआ करता था वो आज की तारीख में है लोगों में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब निश्चित तौर पर आपने हमारे इतिहास से शुरुआत किया है, सम्राट अशोक से, संघमित्रा से। तो मैं चर्चा करना चाहूँगी पहले तो कि मैं खुद को उस हिस्ट्री से जोड़ती हूँ। इत्तेफाक हो या जो भी हो, आज मैं मौर्य वंश में ही हूँ और सौभाग्य से मेरा नाम भी संघमित्रा है। तो मैं हिस्ट्री से जोड़ती हूँ कि उस समय सम्राट अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा था जो राजा थे। और आज की तारीख में राजा वो होता है जो जनता चुनती है। तो आज की तारीख में भी मैं राजा की बेटी हूँ और मौर्य वंश में हूँ, संघमित्रा हूँ। उस समय संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध वृक्ष लेकर के श्रीलंका के लिए निकली थी। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि मैं भी जब भी सामाजिक कार्यों के लिए निकली तो बौद्ध धर्म के ही प्रचार प्रसार को लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में भी गई हूँ सामाजिक कार्यक्रमों में। तो वो भी हमारा भी उद्देश्य सिर्फ भगवान बुद्ध के बातों को लोगों तक पहुँचाना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना रहा है। दूसरा, मैं अपने आप को इतिहास से इसलिए भी जोड़ती हूँ कि बहुत सारे सौभाग्य हमारे साथ लगे हुए हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ 3 जैन है और माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी 3 जनवरी होता है। तो मैं अपने आप को हिस्ट्री से जोड़ के चलती हूँ। और आज अगर हम बात करें तो जब वो समय था सम्राट अशोक का और आज के समय के हम अगर कहीं पे कंपेयर करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो समय भी था जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को, प्रजा को राजा हर सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते थे और देते थे। चाहे वो जगह जगह छायादार वृक्ष लगा करके, पानी दे करके, अच्छी सड़कों की व्यवस्था करके। तो आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उस कार्य को कर रहे हैं। पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी हर जगह अच्छी सड़कें हो रही हैं। जगह जगह पर बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करके छायादार सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं जिससे आने जाने वालों लोगों को राहत मिल सके। पानी की भी सुविधाएं हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। अभी हर घर नल की भी योजना चलाई गई है जो 2024 में हर व्यक्ति के घर घर तक नल पहुँचेगा। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी का एक उद्देश्य था कि 2022 तक हर व्यक्ति को छत मिले, उसी तरह से 2024 उनका लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को नल मिले। अगर आपकी बात करें, आप उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। क्या आपको राजनीति में आने के लिए इससे आसानी हुई है? निश्चित तौर पर मैं राजनीति में आई हूँ तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे राजनीतिक गुरु भी मेरे पिताजी ही हैं। और अगर आज मैं यहाँ तक हूँ तो वो भी मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। चाहे राजनीति के पक्ष को लेकर के मैं बात करूँ और चाहे एक जो सामाजिक मानसिकता है, बेटी को घर से ना निकलने देना और बेटी को बेटे के बराबर का दर्जा ना देना, उसकी भी यदि मैं तुलना करूं तो उस भी मामले में मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूं जिन्होंने कभी भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि बेटी है तो ये नहीं करेगी, बल्कि उन्होंने बेटे से बढ़ कर के हमें देखा, तवज्जो दिया और आज वही कारण है कि मैं संसद में हूँ। इसके अलावा अगर आपकी बात करें तो आपने उत्तर प्रदेश बदायूं से चुनाव लड़ा, मुलायम सिंह के परिवार के सदस्य को हराया। अगर उस क्षेत्र के चुनौती और वादों की बात करें तो आप उसे कैसे पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है हमारे लिए, लेकिन हमारा जो सबसे पहला प्रयास था कि बदायूं के ऊपर एक बहुत अजीब सा धब्बा था। बदायूं नाम सुनते ही लोगों को लगता था कि अपराधियों का शहर। आज भी मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोगों को लगता है आप बदायूं कैसे जाते हैं। मैं किसी फैक्ट्री या कंपनी वालों से बात करती हूँ कि कुछ वहाँ पे डेवलप करवा सकूँ तो लोग कहते हैं मैडम कहाँ बात कर रही हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो बचूँगा नहीं, पता चलता है वहाँ लोग मार डालते हैं।
तो मेरा पहला प्रयास यही था कि मैं वहाँ से किसी भी तरह से, ये जो एक धब्बा लगा हुआ है, क्योंकि बदायूं भी एक ऐतिहासिक शहर है, उस ऐतिहासिक शहर पे कुछ राजनीतिक पार्टी की वजह से, कुछ राजनीतिक नेताओं की वजह से जो धब्बा लगा वो मैं छुटाने का प्रयास कर रही थी, और आज मैं बहुत हद तक उसमें सफलता भी पा चुकी हूँ। जो पूर्ववर्ती समय में लोगों पर झूठे मुकदमे लगा करके, आपराधिक केस में फंसा करके लोगों को परेशान किया जाता था, आज की तारीख में वो नहीं हो रहा है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि कई बार लोग हमसे कहते हैं, सांसद जी आपको सांसद बनाना बेकार हुआ, और उनसे जब मैं पूछती हूँ क्यों, तो उनका जवाब होता था पहले के सांसद थे तो वो लड़ा करके मुकदमा लिखवाते थे, और आप थाने फ़ोन करती हैं तो दोनों बोलती हैं दोनों को समझौता करा के भेज दो। तो ये समझौता नहीं बल्कि केस लगवाना सीखिए। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि ये केस लगवाना या एक परिवार को दो परिवार में बांटना, ये समाजवादी पार्टी की सोच हो सकती है, ये हमारी सोच नहीं है। हमारा सोच है हम अपने परिवार को बड़ा करें, मजबूत करें, और जहाँ पर मजबूती है वहाँ खुशहाली होती है। तो हम चाहते हैं हमारा बदायूं मजबूत हो, खुशहाल हो, हम सब एक साथ होकर के आगे बढ़ें। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो जननेता जो है वो पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, किसानों के हितों को लेकर कई बातें करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भूल जाते हैं। अगर आपकी लड़ाई की बात करें, उसे कैसे देखा जाए? मैं अभी पहले भी बोली कि मैं अपना राजनीतिक गुरु अपने पिताजी को मानती हूँ, और मैं जितनी भी राजनीति सीख रही हूँ वो अपने पिताजी से ही सीख रही हूँ। और पिताजी का सीधा सा कहना होता है कि आप अपने क्षेत्र में समय दो, क्षेत्र के लोगों को सुनो, और मैं वही काम करती हूँ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में लगाने का काम करती है, लेकिन जिस समय हम लोगों को पार्टी से काम नहीं होता है, पार्टी काम किसी जिम्मेदारी को नहीं दी होती है क्षेत्र में रहने के लिए, उस समय भी मैं क्षेत्र में बनी रहती हूँ। और ये अभी आपके ही कुछ मीडिया बंधु ने हमें 2 महीने पहले बधाई भी दी कि पूर्व सांसद इतने लंबे समय तक सांसद रहे, इतने दौरे उनके नहीं लगे जितने आपके 2 साल में आपने उससे ज़्यादा दौरे कर लिए। तो मैं क्षेत्र में रह करके लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुनना, समाधान करना प्राथमिकता देती हूँ। हमारा चुनाव के समय में ही किसी से मिलना जुलना, उसके बीच में जाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम उनके माध्यम से चुन करके आए हैं, उनके आशीर्वाद से आए हैं, तो निश्चित तौर पे हमें उनके बीच में रहना चाहिए। इसके अलावा अगर मेडिकल पाठ्यक्रमों की बात करें तो सरकार ने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया है और 10% आर्थिक तौर पे सामान्य जो कमजोर हैं। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का या इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस फैसला को लेना उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, बल्कि यह फैसला लेना उन तमाम बच्चों के भविष्य का सवाल था जो जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी। वो परेशान थे कि यदि उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें योग्यताएं होती हैं लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये लड़ाई लगभग 2012 से हम लड़ते चले आ रहे हैं, और अभी ये लड़ाई तेज हुई थी और उस लड़ाई को ख़त्म कर दिया आदरणीय मोदी जी ने। तो मैं तो आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के बच्चों को समझा, उनके दर्द को जाना और आरक्षण को बहाल करके हम लोगों को एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अब यूपी की दुर्गति की जो हालत है वो दिल्ली में बुलाकर पूछा जा रहा है। अब आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यही नहीं पता है, क्योंकि वो खुद अनुपस्थित होते हैं सदन में, तो उन्हें शायद ये याद नहीं होगा कि इस वक्त संसद चल रही है। अगर वो संसद में उपस्थित रहते, हिस्सा लेते, तो निश्चित तौर पे उनका बयान ये नहीं होता। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि मैंने देखा कल एक ट्वीट किया था कि समाजवादी पार्टी का आंदोलन था जिसकी वजह से भाजपा को झुकना पड़ा। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे ये भी पूछना चाहूँगी कि उनका वो आंदोलन था कहाँ पे? हमें तो कहीं कोई आंदोलन नहीं दिखाई पड़ा। ये तो बल्कि हमें लगता है कि वो आंदोलन ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर दिखा करके वो राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे हैं 2022 को लेकर के।
जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हित के लिए की है। कानपुर में संघ की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ के जो लोग हैं, जो टोली है, वो घर घर जाएगी, मोची से लेकर सीए तक के घरों को संपर्क करेगी। क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद भी ये लोग याद रखे जाएंगे? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को सिर्फ समय पर पूछती ही नहीं बल्कि याद भी रखती है। कोरोना के दौरान भी हम सब लोगों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से निर्देशन था कि हम सब जनता के साथ साथ हर उस तबके से वर्चुअल मीटिंग करें, संपर्क करें जो हमसे दूर है, चाहे वो शिक्षक हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। हर क्षेत्र के व्यक्ति से हम लोगों को भी संपर्क करने को बोला गया था। और कोरोना के दौरान भी चुनाव नहीं था, वो एक महामारी का दौर था। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में लोगों को नहीं पूछती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी हर समय पर हर व्यक्ति को याद करती है और संपर्क करने के लिए हम सबको बोलती है। और खुद भी जब भी किसी भी क्षेत्र में हमारी पार्टी का बड़ा नेता जाता है, वहाँ के कुछ लोगों से जरूर ऐसे मुलाकात करते हैं जैसा हम लोगों को निर्देश किया जाता है। अगर आपकी बात करें तो आपकी पहचान एक शिक्षित और युवा सांसद के तौर पर होती है, लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरीके से संसद सत्र का समय बर्बाद हो रहा है और जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं? निश्चित तौर पे मैं इसकी पूरी जिम्मेदार विपक्ष को मानती हूँ, क्योंकि विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा करने को नहीं तैयार है। उसका मकसद सिर्फ सदन में आकर के हंगामा करना है, बेल में आकर के कागज फेंकना, तख्तियां दिखाना। जबकि सरकार लगातार, चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से हो या पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है कि हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आकर के हंगामे करता है और हंगामे का कारण उसे 5 राज्यों का चुनाव है। वो उन राज्यों में ये दिखाना चाहता है कि हम सरकार पर भारी हैं, लेकिन आज की जनता बहुत होशियार है। जनता देख रही है कि जनता ने आपको चुन करके सदन में भेजा है, तो आप उनकी समस्याओं को उठाएं, उनकी समस्याओं का समाधान कराएं, उनके तक कोई ना कोई विकास कार्य को लेकर के आएं, ना कि आप सदन में जा करके हंगामा करें, नारेबाजी करें, तख्तियां दिखाएं, पेपर फाड़ें। इसलिए हमें जनता ने नहीं भेजा है, तो आने वाले समय में विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब जनता देने का काम करेगी। आप पिछड़े वर्ग से आती हैं और एक किसान परिवार से भी ताल्लुक रखती हैं। देखा जाए तो पिछले 8 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद चल रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? उनको लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है? हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें, बदायूं लोकसभा की, तो बदायूं लोकसभा में मैं जब से किसान आंदोलन चला है, एक बार नहीं कई बार जनता के बीच में गई हूँ। और रीज़न कोई भी रहा हो उनके बीच में जाने का, हमारा हर कार्यक्रम में आखिर में ये सवाल ज़रूर रहा है कि किसान बिल आने से आप लोगों को कोई दिक्कत हुई क्या? अगर हुई तो कोई भी एक व्यक्ति जिसको भी हुई हो वो खड़ा होकर के हमें बताए क्या दिक्कत हो रही है। हमारी पूरी लोकसभा में आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि उसे दिक्कत हुई है, बल्कि हमारे पास तो जो बड़े व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, वो तो आकर के हमसे कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा बिल लाया है, इससे आने वाले समय में हो सकता है इस वक्त हमें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद इससे हम सबको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। ये किसानों का, हमारी बदायूं के लोगों का कहना है। और रही बात यदि हम जंतर मंतर की करें, तो किसान हमारा जो अन्नदाता है, मैं किसान परिवार से हूँ, वो अन्नदाता इतना व्यस्त होता है अपने खेती में कि अगर उसको अपने नाते रिश्तेदार में किसी शुभ कार्यक्रम में जाना हो, वैवाहिक या किसी भी तरह से, या किसी गम के कार्यक्रम में जाना हो, तो वो 10 बार सोचता है क्यों उसकी फसल ना सूख जाए, खेत में पानी लगाना है, निराई करना है, गुड़ाई करना है, कब उसमें दवा डालना है, क्या करना है, वो पूरी चिंता उसको वो सताई होती है। वो 4 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाता है, तो वो 8 महीने से धरने पे कैसे बैठेगा?
धरने पे तो निश्चित तौर पे वो बैठे हैं जो धन्ना सेठ हैं, क्योंकि बिल किसान जो बिल आया है उसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। और अभी हमारे मंत्री जी ने एक उस पे पूरा हम लोगों को एक शिक्षण भी कराया, तो उसमें भी मैं उपस्थित थी। मैंने तब भी सुना है कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है जिससे किसानों का नुकसान हो, और यूपी के किसान का तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर है कहीं पर है तो वो लोग आकर के चर्चा क्यों नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया, पूरे अधिकारियों ने बताया कि हम लोगों ने बुलाया, यहाँ पे चर्चा की, लेकिन वो बात पे आके चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं। तो अगर उन्हें कहीं दिक्कत है तो वो चर्चा करे ना, चर्चा से समाधान होना है, धरने से समाधान नहीं होना है। किसान तो कह रहे हैं कि काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। मैंने कहा तो किसान नहीं कह रहा है, ये कुछ धन्ना सेठ हैं जो लगातार 8 महीने से यहाँ पर पड़े हुए हैं, या कोई उनको किसी तरह से मदद कर रहा है जिसके माध्यम से वो धरने पर आराम से बैठे हुए हैं। किसान हमारा अन्नदाता, वो अपना पेट नहीं पालता है, वो दूसरे की पेट की चिंता के लिए अपने खेत में अन्न उगाता है, साग सब्जी उगाता है और लोगों का पेट भरता है। तो वो इस तरह से बैठ करके यहाँ राजा महाराजाओं की तरह ऐश की ज़िंदगी नहीं काटेगा। आप किसान के खेत पर जा कर के देखो, किसान किस तरह से अपने खून पसीने की कमाई उसमें लगाता है, खून बहाता है, पसीना बहाता है, फटे हुए कपड़े उसके शरीर पर होते हैं, और वो फिर भी हम सबका पेट भरने के लिए काम करता है। धरने पर वो नहीं आ सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने जो अपराधी थे, गुंडे थे, उन पर लगाम लगाया है, लेकिन देखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी बढ़ गई है। इस पर लगाम कब तक लगेगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकाएक फैसला लेते हैं, और जो लेते हैं एकदम कठोर निर्णय उनका होता है। तो जिस तरह उन्होंने अपराधियों पर लगाम कसी है, कभी भी वो लगाम जो है उन अधिकारियों के दफ्तरों में भी कसी जा सकती है। लेकिन आपने ये सवाल किया है तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर घूसखोरी बढ़ती है तो उसमें भी हम और आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम भी अधिकारी के पास जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हमारे पास 5 मिनट का समय नहीं होता है। हम उन्हें खुद अपनी फाइल में पैसे डाल करके देते हैं और बोलते हैं भैया बढ़ा दो। अब जब हम उसे खुद पैसे देंगे तो हम कहाँ से इस चीज़ को रोक पाएंगे। तो हमें भी भले 5 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़े, हमें इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि फ़ाइल में पैसे बढ़ा करके हम डाल करके लोगों के इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बसपा की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी विश्वकर्मा सम्मेलन करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा विकास पीछे छूट जाएगा और जाति हावी हो जाएगी? जहाँ तक समाज की या समाज की सभा, मीटिंग, रैली की बात की जाए तो हमें लगता है बाकी पार्टियां तो चुनाव के आसपास ही जातिगत मीटिंगें करती हैं या किसी वर्ग विशेष को लेकर के सभाएं करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जिले स्तर पर या मंडल स्तर पर हमेशा ही कोई ना कोई कार्यक्रम उनका चलता रहता है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, अनुसूचित मोर्चा हो, या पार्टी मेन बॉडी के द्वारा भी समय समय पर अन्य समाज के लोगों का उनके बड़े नेतृत्व के द्वारा बुला करके चाय पे चर्चा या किसी अन्य तरीके से लोगों से गेट टुगेदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। तो अगर इस वक्त विश्वकर्मा समाज सम्मेलन हो रहा है तो इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन वर्क है। इसके अलावा अगर यूपी विधानसभा की बात करें, कांग्रेस पार्टी मैदान में है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। ये जो तमाम दलें चुनाव लड़ेंगी, इससे क्या आपको लगता है कि सीधा फायदा भाजपा को होगा, वोट में बंटवारा होगा? तो उनके लड़ने से फायदा हो ना हो, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से जनता के दिलों पर राज किया है, जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक वहाँ तक पहुँची है जहाँ तक लोग कभी उम्मीद नहीं करते थे। गांव तक, उस गरीब तक पहुँची है जो गरीब कभी सोचता भी नहीं था कि उनके दरवाजे पे कोई जनप्रतिनिधि आएगा या उनके दरवाजे पर सरकार की, केंद्र सरकार की कोई योजना आएगी।
आज वो योजनाएं उस दरवाजे तक पहुंची हैं, तो निश्चित तौर पर वो बांटे या ना बांटे, लेकिन जनता का जो समर्थन है वो भाजपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत में फिर से आना है। और चुनाव के समय यही क्या, अभी तो बरसात है, जिस तरह बरसात में बरसाती मेढक बहुत दिखते हैं, वैसे ही चुनाव में बहुत सारी पार्टियां भी दिखने लगेंगी। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। इसके अलावा अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो सबको पता है उससे बचाव का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन अगर टीकाकरण की बात करें स्पीड बहुत स्लो है। क्या आपको लगता है कि तेजी आनी चाहिए? साथ ही उससे जुड़ा एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि अगर तीसरी लहर आती है तो यूपी सरकार तैयार है उसके लिए? टीकाकरण निश्चित तौर पर कोरोना से बचने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा उसका रोल है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हम सबको, जनप्रतिनिधियों को लगातार क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रही है कि हम सब जा कर के उन्हें बोले, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के नेता का बयान था वैक्सीन को लेकर के। और हमेशा कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें लोगों को देर से समझ में आती हैं, बुरी चीज़ें, बुरी संगति जल्दी असर कर जाती है। वही रहा, एक बड़े नेता का बयान वैक्सीनेशन को लेकर के जो आया वो जनता के दिमाग में घर कर गया, जो आज हम सब मिल कर के निकालने का प्रयास ही नहीं बल्कि बहुत हद तक निकल चुका है। पिछले कुछ समय तक कोरोना वैक्सीनेशन में ज़रूर कम रहा, लेकिन अभी मैं पिछले सैटरडे संडे जब क्षेत्र में गई हूँ तो अभी स्पीड फिर से पकड़ लिया है। अब लोग खुद आ रहे हैं, लगवा रहे हैं और साथ में 4 लोगों को लेके भी आ रहे हैं। अब लोगों के अंदर से भ्रम खत्म हो गया है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे देश में राज्यों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा टीकाकरण हुआ है। और तीसरी लहर के लिए भी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। और हर जगह पर पहले से ही प्रिकॉशनली जो भी गाइडलाइन जारी है कि ये हो सकता है, वो सारी सुविधाएं मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में उपलब्ध पहले से ही करवा दी गई है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे संघमित्रा मौर्य को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी ने काम किया है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने काम किया है, ऐसे में इनको भरोसा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी पर ही भरोसा दिखाएगी। फिलहाल इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.